चलिए, सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और जो हम लोग पढ़ेंगे आप देखेंगे घुमा फिरा के वही पूरा उसी को एलाबोरेट करके आपको दिया है। छोटी सी एक चीज होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, वो ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, देयर आर 3 स्टेप्स। नंबर 1, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड सेट करेंगे। अब वो स्टैंडर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेट्स। ठीक है, जैसे अब हम लोग भी अगर कोई भी काम करते हैं तो हम लोग पहले से थोड़ा सा इमेजिन, थोड़ा सा अज्यूम या प्लान करके चलते हैं कि ठीक है, अगर हम कहीं पर किसी इवेंट में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, सपोज किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, तो हम लोग 2-3 चीजें पहले से प्लान करते हैं। एक तो कि उसमें हमारा लगभग खर्चा कितना आ जाएगा, तो सपोज हमने एक बजट बनाया कि ठीक है 3 to 4 या 4 to 5 thousand, अगर सपोज हम लोग बाई कार जा रहे हैं तो हम लोगों ने ऐसे माना कि 4 to 5 thousand हमारे लग जाएंगे, तो ये हमारा एक्सपेंस का एक एस्टिमेट हो गया। दूसरा, क्योंकि सब वर्किंग है तो हम लोगों ने क्या किया, एक टाइम का भी एस्टिमेट बनाया, लाइक कि ठीक है वी हैव टू रिटर्न बाय 3 to 4 days मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं रुकना है वहां पर, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारे एस्टिमेट्स हो गए। तो इन एस्टिमेट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग को एस्टिमेट्स को सेट करना है, स्टैंडर्ड्स को सेट करना है। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है या एक्चुअल जो भी है, एक्चुअल में क्या हुआ। तो फिर हम देखेंगे कि अरे हमने एस्टिमेट किया था कि 4 to 5 thousand लग जाएंगे, लेकिन 6,000 रुपीज लग गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि हो सकता है वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो, तो हम लोग 3 to 4 की जगह पर हम 2-3 days में हम लोग वापस आ गए। तो एक्चुअल सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है। अगेंस्ट दीज एस्टिमेट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस या एक्चुअल सिचुएशन कैन बी डिफरेंट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हमने एस्टिमेट सेट कर लिया और एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने मेजर कर लिया, देन हम लोग क्या करते हैं लास्ट, फिर हम करते हैं कंपैरिजन। ठीक है, हम कंपैरिजन करेंगे कि ठीक है इतना मैंने एस्टिमेट किया था, मैंने सोचा था कि भाई मेरे 5,000 रुपीज मैक्सिमम लग जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कितना खर्चा हो गया, एक्चुअल में खर्चा हो गया 6,000 रुपीज का। सो दिस इज माई एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स मतलब जो मैंने सोचा था उसके थोड़ा सा बियॉन्ड चली गई बात। ठीक है, सो इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। और यहाँ से कंपैरिजन करके जो डिफरेंस निकलता है, ये जो 1,000 रुपीज का जो डिफरेंस आया है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेविएशन भी बोल सकते हैं। सो ये जो डेविएशन या फिर डिफरेंस आया है, इसको टेक्निकल टर्म में या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है वेरिएंस। आपने ये वर्ड हो सकता है सुना होगा, वेरिएंस। वो थोड़ा स्टैटिस्टिक वगैरह में भी हम लोग सुनते हैं, और वैसे भी कहीं आप लोगों ने सुना होगा। So in the standard costing, in standard costing, the difference between standard and actual is known as variance. अब ये जो variance है, ये 2 तरीके का हो सकता है। ठीक है, कौन से 2 तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है फेवरेबल, कि जब आपने अपने जो भी आपने मतलब जो भी आपका काम आपने किया, आपका जो काम है वो विद इन द लिमिट ऑफ एस्टिमेट्स रहा, कि जितना आपने अज्यूम किया था उतना ही रहा या उससे कम रहा, सो दैट विल बी अ फेवरेबल वेरिएंस। ठीक है, लेकिन अगर सपोज आपकी जो सिचुएशन है वो उससे बियॉन्ड कर गई, कि वो आपका जो एस्टिमेट था उससे ज्यादा कोई चीज हो गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स। ठीक है, हालांकि इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है आपके सिलेबस में, बट अगर जैसे जब एडवर्स होता है तो हम लोग उसको माइनस के साइन से डिनोट करते हैं, और फेवरेबल हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, सो ये जो एक बेसिक सी जो चीज है अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये आप लोगों को क्लियर है। ठीक, अब हम जब चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो यू विल फाइंड कि घुमा फिरा के जो चीजें हैं वो बस यही है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, सो सिर्फ यही है, बस उसी को ही थोड़ा और मोर डिटेल्ड और थियोरेटिकल फॉर्म में हम लोगों को उसको करना है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो देखिए क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है
स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस रेफर्स टू द कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड। ठीक है, कि वो खर्चा, वो कॉस्ट, वो लागत जो हमने क्या किया है, जो हमने एक्सपेक्ट किया है कि भाई इतना हमारा खर्चा होगा। ठीक है, सो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक, और ये खर्चा किसमें होगा, टू प्रोड्यूस अ गुड्स, किसी भी गुड्स को बनाने में या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में अंडर एंटीसिपेटेड कंडीशंस। मतलब हम लोग ये मानकर चलेंगे, अभी किसी एडवर्स सिचुएशन को या किसी अनसर्टेन थिंग्स को हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अभी जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है मार्केट की उनको कंसीडर करके चलेंगे। मतलब अभी करंटली जो प्राइसेस चल रहे होंगे या करंटली जो सिचुएशन होगी, तो उस बेस पे हम लोग मतलब उन कंडीशंस को ध्यान में रख के तब हम क्या करेंगे, इन कॉस्ट को देखेंगे कि भाई ठीक है कितना हमारा खर्चा हो सकता है। राइट, नेक्स्ट, अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट जो है, एक्चुअल कॉस्ट का क्या, एक्चुअल कॉस्ट मे बी डिफरेंट ऑब्वियसली। जो भी हमारा एस्टिमेटेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल में चीजें हुई, तो वो उससे अलग हो सकता है। और जो इनका डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएंस। अभी मैंने आपको बताया ऊपर, इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। ठीक, तो लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है इज वैलिड ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशनरी कंडीशंस क्या है, मार्केट फोर्सेस क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो डिपेंड करती है। और अगर सपोज आपने ये 2023 में अगर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया और आपने जो भी आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट जो भी आपने डिसाइड की है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक सेम नहीं रहती है, उसको आपको रिवाइज करना पड़ता है विद जो इन्फ्लेशन जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है या अदर फैक्टर्स में जो चेंजेस आया है या कोई भी मार्केट फोर्स या डिमांड और सप्लाई में कोई चेंज आया है, सो अकॉर्डिंगली आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को रिवाइज करना पड़ता है। सो वी कैन नॉट से कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपने एक बार उसको डिसाइड कर लिया तो वो आपका थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस वो कांस्टेंट रहता है, ऐसा नहीं है। वो क्या होती है, वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। ठीक है, सो इसका मतलब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है वो क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म, एक कम समय के लिए होता है। ठीक है, कम समय के लिए एक एस्टिमेट होता है, जो कि थोड़े टाइम बाद क्या होता है, रिवाइज होता है या चेंज होता है या अपडेट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या है कि इसमें कंपैरिजन बहुत इजी होता है। ठीक है, इसमें कंपैरिजन बहुत इजी होता है क्योंकि एज ओनली द वेरिएंस ऑफ एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट इज टू बी असर्टेन। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको बस डिफरेंस देखना है, वेरिएंस देखना है बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड। ठीक है, सो इससे क्या होता है, टाइम, मनी, मैन पावर सब बच जाता है। फिर उसके बाद लोकेट एंड एलिमिनेट द सोर्सेज ऑफ इनएफिशिएंसीज एंड वेस्टेज। अब देखिए, अब सपोज मैंने अपना क्या किया, मैंने अपना वेरिएंस मेरा निकल गया। ठीक है, अब अगर ये वेरिएंस मेरा एडवर्स आया है या नेगेटिव आया है, कि मैंने प्लान किया था कि मेरा ये काम 5,000 में हो जाएगा बट ये मेरा हुआ है 6,000 में, तो ये जो 1,000 रुपये का जो एडवर्स वेरिएंस आया है, सो मैं क्या देखूंगी फिर, ये एडवर्स वेरिएंस आने के बाद, नेगेटिव वेरिएंस आने के बाद, या इसको अनफेवरेबल वेरिएंस भी बोलते हैं। सो इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं देखूंगी कॉजेस, कि भाई ये जो मेरा 1,000 रुपये का डिफरेंस आया ये क्यों आया, मेरे एस्टिमेशंस में कहाँ गलती रह गई थी, या मैंने किस चीज को नहीं कंसीडर किया था, या अगर सपोज किसी अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ है तो इज दैट सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड और नॉट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि जो कॉज है, दीज कॉज आर कंट्रोलेबल और नॉट कंट्रोलेबल। होता है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे हाथ में होती है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जा रहे थे रास्ते में, कुछ ट्रैफिक वगैरह कुछ ऐसा था, तो हम लोगों को वहां पर जाने से पहले एक रात हम लोगों को होटल में रुकना पड़ा क्योंकि वहां पर कुछ प्रॉब्लम था, कुछ हो सकता है कोई मेजर इशू कुछ हो गया हो। सो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका नॉन कंट्रोलेबल कॉज हो गया। तो जो कंट्रोलेबल कॉज होते हैं उसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है,
टू अवॉइड दैट सिचुएशन की भी नेक्स्ट टाइम से या आगे से ऐसा ना हो, और जो नॉट कंट्रोलेबल होता है उसको भी आप रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, सो वापस आ जाइए। सो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि आराम से लोकेट कर पाते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर पाते हैं कॉज को, और फिर उसको एलिमिनेट भी कर पाते हैं जो भी इनएफिशिएंसीज और वेस्टेज होते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड जब हमें पहले से ही पता होते हैं, तो जो ऑपरेटिंग स्टाफ होता है वो क्या होता है, वो मोर कॉम्पिटिटिव होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई ये काम मुझे विद इन दीज लिमिट्स मुझे इसको कंप्लीट करना है, सो दिस इज माय टारगेट, कि भाई ये काम मुझे इतने पैसे में इतने टाइम में मुझे करना है। तो इससे क्या होता है, इससे ज्यादा एफिशिएंसी रहती है हमारे ऑपरेटिंग स्टाफ की, क्योंकि उनके टारगेट्स होते हैं ना। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब देखिए, जैसे जितनी सपोज एक अगर हम अपना एग्जांपल लें, तो मैंने आप लोगों को बोला है कि बाय द एंड ऑफ 15th ऑफ सितंबर, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, एनी हाउ। सो ये जो मैंने बोला कि भाई 15 सितंबर तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, सो दिस इज माय एस्टिमेट और स्टैंडर्ड। ठीक है, बट हो सकता है एक्चुअल में सिचुएशन दोनों हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 10th ऑफ सितंबर को सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 30th सितंबर को है। ठीक है, सो दोनों के कॉजेज हो सकते हैं। 30th सितंबर का कॉज क्या क्या हो सकता है, कि हो सकता है कि मुझे किसी रीजन से छुट्टियां लेनी पड़े, या फिर जैसे अभी क्या होता है कि आजकल क्या चल रहा है, ये थोड़ा मौसम बहुत खराब चल रहा है, सो वेदर का भी आप लोग ने देखा भी होगा। अभी रिसेंटली हुआ था ना, 2 दिन में क्लास, लास्ट वीकेंड पे हुआ था ऐसा कि मैं क्लास नहीं ले पाई थी। ठीक है, तो अब अगर सपोज वो क्लास मैंने ले ली होती, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा अब तक हो चुका होता। तो वो हमारा क्या हो गया, वो कॉज हो गया, और वो कैसा कॉज था, वो था नॉन कंट्रोलेबल, जो हमारे हाथ में नहीं था। ठीक है, अब सपोज मैंने अपने किसी पर्सनल काम के लिए छुट्टी ली, तो दैट कैन बी अवॉइडेड। अगर वो काम इतना जरूरी नहीं तो दैट कैन बी अवॉइडेड। तो वो कंट्रोलेबल कॉज हो गया। सो उसको अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं कंट्रोल कर सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी छुट्टी नहीं लूंगी। लेकिन अब सपोज कोई वेदर वेदर कंडीशंस कुछ ऐसी है, क्योंकि थोड़ा सा मैं थोड़ा हिल एरिया के पास रहती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी स्पेशली वेदर फिनोमेना का, वो इंटरनेट कनेक्शन पे, क्योंकि इतना यहाँ पे वैरायटी भी नहीं है कि सिर्फ एक ही यहाँ पे ऑपरेटर अवेलेबल है, और वो भी गवर्नमेंट है। तो वो तो फिर उनके लिए तो यही कहा जाता है कि वो तो ऐसे मौसम में या वीकेंड पे तो वो, अगर नॉर्मल कोई डे होता तो आई थिंक शायद मैं उनको बुला के उसको करेक्ट करा सकती थी, बट क्योंकि वीकेंड था और वो गवर्नमेंट ऑपरेटर है, तो वो तो फिर सुनेंगे ही नहीं। वो तो उनके उसमें ही नहीं होता है। जो भी उनका पोर्टफोलियो होता है, जो भी उनका काम होता है, उसमें होता ही नहीं वो तो। सो ये इस तरह की जो सिचुएशन है, सो कुछ सिचुएशन हमारे हाथ में होती है, कुछ हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे कि अगर सपोज वो वीकेंड नहीं होता, तो दैट कैन बी कंट्रोल, कि मैं उनको बुला के और उसको हम लोग ठीक करा सकते थे, और क्लास कैन बी डन। बट क्योंकि एक तो वीकेंड था और यहाँ पर मेरे पास ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल नहीं है, आई हैव टू डिपेंड ओनली ऑन दैट ऑपरेटर। सो वो मेरे लिए फिर क्या हो गया, वो मेरे लिए नॉट कंट्रोलेबल होगी। ठीक है, सो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें, यही हम लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर करना होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊं, कि क्योंकि यहाँ पर एक ही सिंगल ऑपरेटर है, तो उनके अंदर कॉम्पिटेटिवनेस नहीं है। उनको पता है कि अगर हमने 2 दिन सर्विस नहीं भी दी, तो स्टिल जो कस्टमर है उसके पास ये चॉइस नहीं है कि वो हमारे वाले को हटा के कुछ और लगा ले, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है ऑप्शन। सपोज अगर आप किसी सिटी में रहते, तो ऑब्वियसली आप किसी बेस्ट को चूज करेंगे, और बेस्ट को चूज करने पे भी अगर सपोज उसने कभी कोई लापरवाही दिखाई है, कुछ उसने ऐसा किया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं, जनरली लोग करते हैं। ठीक है, तो लेकिन तो वहां पर जो चीज है, वहां पर क्या होगा, वहां पर वो जो ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, वो कॉम्पिटिटिव होगा। लेकिन जहां पर कोई चॉइसेस ही नहीं, तो वहां पर वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं होगा। वो कहेगा कि ठीक है, हम तो 2 दिन बाद ही करेंगे, तो 2 दिन बाद ही करेंगे। राइट, ठीक। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज में, प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइसिंग में। ठीक है, एज द प्राइसेस बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्ट आर मोर रियलिस्टिक, क्योंकि जो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर बेस्ड जो प्राइसिंग करते हैं, वो मोर रियलिस्टिक होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम लोग कहाँ कहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है, प्रॉफिट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब बजट्स प्रिपेयर करते हैं ऑन दी स्टैंडर्ड कॉस्ट की भाई इतना मेरा एस्टिमेट है कि 1000 यूनिट्स मुझे विद इन दिस मंथ बनानी है सेल। इस 1000 में से एटलीस्ट 90% प्रोडक्ट या 900 यूनिट्स तो मेरी सेल हो जानी चाहिए। प्रॉफिट कि एटलीस्ट 20% का मार्जिन मुझे मिलना चाहिए ओवर दीज सोल्ड यूनिट्स। सो इनके बेस पे मैंने क्या किया, अपना प्रोडक्शन बजट बनाया, सेल्स बजट बनाया, प्रॉफिट बजट बनाया बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, वेरिएंस को मेजर करेंगे बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। ठीक, फिर हम क्या देखेंगे, एरियाज ऑफ इनएफिशिएंसीज देखेंगे कि कहाँ पर हमसे कमियां, कहाँ पर कमी रही और क्या क्या उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं। राइट, सो फिर उसके बाद नेक्स्ट में आप जैसे लास्ट टाइम हम लोगों का ये जो सिलेबस था ये नया था, ठीक है, एएफएम की जो बुक है वो फर्स्ट टाइम आई थी, तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम था और जो भी नोट्स वगैरह जैसे अब इस बारी तो आप लोग देख पा रहे हैं ना कि आपके सामने सब चीजें प्रिपेयर्ड है। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम ये हमारा एरियाज ऑफ इनएफिशिएंसीज था कि नोट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, रिवीजन मैराथन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर द डेट ऑफ क्लास। मतलब अगर सपोज आज मैं मैराथन ले रही हूँ तो आज ही मेरा जो नोट्स का जो पीडीएफ है वो कंप्लीट हुआ है, तो मैं आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पाई उस समय पे। सो दैट वर आर एरियाज ऑफ इनएफिशिएंसी। ठीक है, सो उसके हालांकि उसके जो रीजंस थे वो कहने को तो हम कह सकते कंट्रोलेबल भी थे, अगर थोड़ा सा और मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करती, थोड़ा और टाइम निकाल के शायद पॉसिबल हो सकता था, बट नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन दिस टाइम मैंने आप लोगों को बोला कि हमारे पास सब कुछ रेडी है, तो इस बार हम लोगों ने क्या लिया, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया कि पहले से ही सब कुछ रेडी रखा है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, एरियाज ऑफ इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस को इनिशिएट कर देते हैं अगर देयर आर एनी करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, मतलब अगर कुछ हो सकता है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शंस को इनिशिएट कर देना चाहिए। ठीक, सो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये हमारी कंट्रोलिंग में भी काम करती है। कंट्रोलिंग में मतलब अब सपोज जो एक्चुअल कॉस्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट को टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई इतना वेरिएंस रहा हमारा हर एक कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर पता है ना आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था यस मैम, उस वाले में ना। यस ठीक है, यस मैम, यस सो मैम। हमें क्या होता है, हमें हर एक कॉस्ट सेंटर पे, मतलब आप समझ लीजिए हर एक यूनिट पे या हर एक डिपार्टमेंट का हमें वेरिएंस ऑन टाइम पता चल जाता है मैनेजमेंट को। तो फिर मैनेजमेंट क्या करते हैं, इफेक्टिवली उस चीज को कंट्रोल में ला पाते हैं कि नेक्स्ट टाइम, अब सपोज ये जो हम लोगों को वेरिएंस रिपोर्ट हुआ आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, और इस बीच में हमने 3 बार स्टैंडर्ड कॉस्ट को लेके और अपना जो काम है वो कर दिया, मतलब अपने बजट्स वगैरह बना दिए। लेकिन क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन होता है, और वो जैसे ही आपको वेरिएंस, जैसे ही एक्चुअल काम हुआ तो आप फटाफट से मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देते हैं कि सर दिस इज दी वेरिएंस, और इस डिपार्टमेंट में इतना वेरिएंस है। आप चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों ही हमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है। और उससे क्या होता है, उससे फिर मैनेजमेंट जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड सेट कर रहा होगा ना, तो वो उसमें क्या करेगा, इन वेरिएंस को कंसीडर करेगा, क्योंकि बार बार वेरिएंस आना इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द बिजनेस। तो उसमें क्या होगा, उसमें तो फिर वो दिखाएगा कि इन लोगों को तो स्टैंडर्ड सेट करना ही नहीं आ रहा है, बार बार वेरिएंस आ रहा है। लेकिन अगर सपोज एक बार ही वेरिएंस आ गया और हमने उसको टाइमली, हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि ठीक है, अगर वही कंट्रोलेबल है, तो उसको हमने इनएफिशिएंसी जहां पर थी उनको दूर कर दिया, और जहां पर जो हमारे हाथ में नहीं था तो हमने क्या किया, सपोज हमें पता है कि 500 रुपए एक्स्ट्रा लगने लगने, तो नेक्स्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड ही 5500 सेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर कंट्रोलेबल है, आप इस 5000 के काम को 5000 में कर सकते थे, बट 6000 रुपए लग गए, और वो आपके किसी गलती की वजह से, तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं अगर वो कंट्रोलेबल है तो। लेकिन अगर वो नहीं है कंट्रोलेबल, तो आप क्या करेंगे, आप अपने वेरिएंस को आप अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को रिवाइज कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इससे हम लोग क्या कर पाते हैं, इससे हम लोग परफॉर्मेंस को भी मेजर कर पाते हैं ऑफ ईच कॉस्ट सेंटर इन डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस को भी हम मेजर कर पाते हैं कि देखिए अगर वो काम विद इन दिस स्टैंडर्ड कर देते हैं, तो दैट मीन हम लोग क्या कहेंगे कि ठीक है, वो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है और कॉम्पिटेटिव है, और आप कह लीजिए कि वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है। क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स भी बनते हैं ना, ये स्टैंडर्ड्स हवा में नहीं बनते, ये स्टैंडर्ड्स जो है इनके पीछे भी साइंस होती है, आप कह लीजिए टेक्निक्स होती हैं।
सो उसके बेस पे स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। तो ये बेसलेस स्टैंडर्ड्स नहीं होते कि आपने कुछ भी स्टैंडर्ड सेट कर दिया। सो अब सपोज आपको पता है कि भाई पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, तो आप लोग आप इजिली एस्टिमेट करके चलेंगे कि ठीक है 2-3 हज़ार रुपए तो पेट्रोल में लग जाएंगे, अगर थोड़ा भी लॉन्ग रन है अगर आपका, तो 2-3 तो पेट्रोल में लग जाएंगे। अब आप सोचें कि 500 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा, बाकी हमारे खाने पीने में खर्च होंगे, तो वो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड हुआ। लेकिन जनरली जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बेस्ड ऑन दी आप कह लीजिए कि साइंटिफिक अप्रोच और बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशंस, और ऐसे नहीं होते, मतलब बेसलेस नहीं होते वो स्टैंडर्ड्स। सो आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ठीक है ये तो ऐसी स्टैंडर्ड बना दिए थे, एक्चुअल सिचुएशन तो कुछ और होती है। ठीक है, एक्चुअल सिचुएशन कुछ और हो सकती है, बट ये जो स्टैंडर्ड सेट किए वो उस एक्चुअल सिचुएशन को ही कंसीडर करके दिमाग में रख के ही बनाए गए हैं। तो अगर कोई भी सेंटर, कोई भी कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट उस परफॉर्मेंस को अचीव करता है, तो हम क्या करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और फिर अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको रिवॉर्ड भी करते हैं। ठीक। उसके बाद टू मोटिवेट द वर्कफोर्स टू कंटेन द एक्सपेंस विद इन द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, इट इज वेरी यूजफुल टू डिवाइजिंग एन इंसेंटिव सिस्टम। अगेन आप देखिए क्या हो गया, क्या होता है ना, एक हमारा आप लोगों ने सुना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंसेंटिव सिस्टम ही आप समझ लीजिए। मतलब जो हमारा पेइंग सिस्टम होता है। अब जनरली फैक्ट्री, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो कहाँ पर अप्लाई होती है? फैक्ट्री में अप्लाई होती है। फैक्ट्री में कौन काम करता है? जनरली जो लेबर है वो काम करते हैं फैक्ट्री में। तो अब ये जो लेबर्स है, अगर आपको इनसे काम कराना, आपने बोला कि भाई हम आपको पर आवर का 20 रुपीज देंगे, 20 रुपीज पर आवर हम आप लोगों को देंगे। लेकिन अगर आपने 1 आवर में, हम आपको स्टैंडर्ड दे रहे हैं, अगर आपने 1 आवर में 8 यूनिट्स बना ली, ये 20 रुपीज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने 1 घंटे में 8 यूनिट बना ली, तो हम आपको 50% का क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे। तो आपको जैसे 20 रुपए पर आवर मिलते हैं, हम आपको 50% उसका देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। तो आपको कितना पेमेंट करेंगे हम, 30 रुपीज का पेमेंट करेंगे। अगर आप, ये हमारा स्टैंडर्ड है, अगर आप इस स्टैंडर्ड को अचीव करते हैं तो विल पे 50% इंसेंटिव। ठीक है, अपॉन दी जो भी आपका जो बेसिक होगा उसके ऊपर। दूसरी चीज की, अगर आप 8+ यूनिट बनाते हैं, तो हम आपको देंगे 75% ऑफ द इंसेंटिव। तो ये 50% कैंसिल होगी, क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा वो पर यूनिट कितना, वो उसका प्रोपोर्शनेटली लेंगे, जैसे भी लेंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जो भी परफॉर्मेंस अचीव करेंगे तो उनको कुछ रिवॉर्ड देंगे। सो वो जो रिवॉर्ड होता है, जनरली अब लेबर्स जो होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको वो ये तो चाहिए नहीं कि आप उनको सर्टिफिकेट दे दीजिए कि लेबर ऑफ द मंथ करके। उनको ये सब चीजों से नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उनकी फिजियोलॉजिकल नीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिकॉग्निशन नीड्स। ठीक है, जब मैं आप लोगों को, जब हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे, एबीएफए में पढ़ेंगे मैस्लो थ्योरी, जो हम लोग पढ़ते हैं नीड हायरार्की थ्योरी। सो वहां पर आप लोग ये चीज पढ़ेंगे कि किस स्टेज ऑफ वर्कर की क्या नीड्स होती है। सो ऐसी लेबर की जो नीड्स होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, और वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो पैसे से फुलफिल होती है। आप उनको कोई और इस तरह का लालच देके कि आपको एम्प्लॉय ऑफ द लेबर ऑफ द मंथ बना देंगे, या आपको हम आपकी फोटो अपने फैक्ट्री में लगवा देंगे, ये सब चीजें उनको मोटिवेट नहीं करती हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, वर्कफोर्स को मोटिवेट रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगर आपने खर्चों को विद इन दी सेट स्टैंडर्ड्स रखा, तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे फॉर द एम्प्लॉयज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद यूजफुल इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब क्या होता है कि जब आपका स्टैंडर्ड सेट होते हैं और आपको पता होता है कि भाई ठीक है आपका स्टैंडर्ड है 8 यूनिट, और 1 यूनिट में आपका 2 kg रॉ मटेरियल लगता है, तो टोटल आपका 16 kg आपका रॉ मटेरियल लग जाएगा। सो इससे क्या होता है कि जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो भी आपका सही रहता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन, कितना रॉ मटेरियल आया, कितना रॉ मटेरियल हमने फैक्ट्री में इस्तेमाल किया, कितनी यूनिट्स बनी, कितनी यूनिट्स बननी चाहिए थी। सो इस तरह से इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी प्रॉपर हो पाता है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। सो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। होता है बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे कि बहुत बेसिक सा हमने बना दिया कि जैसे कि हमने बोला कि भाई हमारा 1 यूनिट में 2 kg रॉ मटेरियल लगता है। ठीक है,
और एक हमारा है कि ये जो 1 kg मटेरियल है इसका प्राइस क्या है। ठीक है, तो अब ये जो प्राइस है दिस कैन नॉट बी सस्टेन फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड, की मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सपोज आज 5 रुपए तो वो बहुत समय तक 5 रुपए रहेगा, इट कैन बी फ्लक्चुएट। ठीक है, लेकिन हाँ, 1 यूनिट में 2 kg मेरा मटेरियल लगता है, सो दिस कैन बी सस्टेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्योंकि जनरली भाई अगर मेरा 2 किलो सामान से एक मेरी यूनिट बन के तैयार हो रही है, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड, जो कि एक लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आइडियल स्टैंडर्ड होते हैं कि ये क्या करते हैं ना, ये वाले स्टैंडर्ड्स आपके आइडियलिस्टिक ज्यादा होते हैं और रियलिस्टिक कम होते हैं। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस को हम इग्नोर करके और एक आइडियल सिचुएशन बना देते हैं कि हमारे जो लेबर्स हैं वो बिना थके बिना किसी ब्रेक के वो काम करते जाएंगे और कभी नहीं थकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी छुट्टी नहीं लेंगे। सो इसको बोलते हैं आइडियल स्टैंडर्ड्स। सो ये आइडियलिस्टिक ज्यादा होते हैं, रियलिस्टिक कम होते हैं। ठीक, थर्ड है हमारा करेंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड। सो करेंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड जो होते हैं ये आपके रियलिस्टिक ज्यादा होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हर एक चीज को कंसीडर करते हैं कि नॉर्मल आइडल टाइम, कि भाई अगर मजदूर का 8 घंटे काम कर रहा है तो वो बीच में 1 या 2 ब्रेक जरूर लेगा। ठीक है, अब 1-2 ब्रेक लेगा तो वो उसको क्या बोलेंगे, आइडल टाइम, खाली बैठने वाला समय। ठीक है, थोड़ा बहुत वेस्टेज, और ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन नेचर होता है, थोड़ा बहुत वेस्टेज बिल्कुल हो सकता है। ब्रेक डाउन ऑफ मशीन कैन ऑल्सो भी पॉसिबल, कि भाई ये भी हो सकता है। ठीक है, सो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे करेंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड जिसमें हम लोग सारी जो पॉसिबल सिचुएशंस उसको कंसीडर करके चलते हैं। राइट, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। सो हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन चीजों को हम लोग कंसीडर करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या फिर व्हाइल एस्टिमेटिंग स्टैंडर्ड्स। सो उसमें हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड हमारा मटेरियल का कॉस्ट क्या है, लेबर का क्या है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चों को ओवरहेड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरह से होगी। ठीक है, हमारा सेल और प्रॉफिट बजट कैसे बनेगा, सेग्रीगेशन, असरटेनिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, की भाई हम लोग क्या करेंगे, सेग्रीगेशन कैसे करेंगे हर एक डिपार्टमेंट का या हर एक यूनिट का, उसको असरटेन कैसे करेंगे एक्चुअल कॉस्ट और प्रॉफिट को। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट वेरिएंस। ठीक है, बहुत सारे कॉस्ट कंपोनेंट को लेके हम लोग वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर वेरिएंस को एनालाइज करेंगे और कॉजेस देखेंगे क्या क्या थे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उन कॉजेस में फिर हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेंगे, जहां जहां पर भी हमारे जो भी एरियाज ऑफ वेरिएंस होगा वहां के लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। ठीक है, और अपने कॉस्ट स्टैंडर्ड्स को फिर हम रीएडजस्ट करेंगे बेस्ड ऑन दोज करेक्टिव एक्शन या रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड बनेगा या नेक्स्ट एस्टिमेट बनेगा दैट विल बी मोर रियलिस्टिक। फिर हमारा आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि भाई इसके अंदर दो चीजें आती हैं, दो चीजें ये आती है, एक है मटेरियल यूजेज की इस्तेमाल कितना किया और एक उसका प्राइस कितना है। ठीक है, सो यूजेज में हम लोग क्या देखते हैं, यूजेज में हम लोग देखते हैं कि कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमारी इस्तेमाल होगी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई 1 यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए मेरा 2 kg रॉ मटेरियल लगता है। ठीक है, सो दिस इज माय मटेरियल यूजेज स्टैंडर्ड, या फिर आप कह लीजिए स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल। यहाँ पर क्या होता है, मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड, तो हमें फिर ये वाला कंपोनेंट भी देखना होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि भाई फिर हमारा अब हमारा जो 2 kg जो ये रॉ मटेरियल लगेगा फॉर 1 यूनिट, सो 1 kg का प्राइस क्या है, सपोज 2 रुपीज है। ठीक है, 2 रुपीज पर केजी है, तो 1 यूनिट में कितना लग जाएगा, ₹4। 1 यूनिट में मतलब फिर 1 यूनिट मेरी 1 यूनिट में 4 रुपए का रॉ मटेरियल लग जाएगा। सो दिस इज माई मटीरियल प्राइस स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हम लोग प्राइस का स्टैंडर्ड सेट करते हैं और इस तरह से हम लोग यूजेज का करते हैं कि कितना इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया।
एक तो ये वाला स्टैंडर्ड हो गया और एक हमारा ये वाला हो गया। तो दिस इज फॉर प्राइस, दिस इज फॉर यूनिट्स। फिर नेक्स्ट हमारा, मैम जी बोलिए। मैम ये जो आप दी है पॉइंट्स, ये बुक्स में बहुत एलोबोरेट करके है, तो उसको पढ़ना जरूरी तो नहीं ना मैम? नहीं नहीं मैम, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। और मतलब इसमें जो भी है ना, जो भी है उसको मैंने थोड़ा सा मतलब इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंटेड है कि आपको अगर आप इतना पढ़ेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट कि आपको वो पूरे पैराग्राफ का ये वो जो पूरा जो कंटेंट दिया है उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है मैम। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर में आगे ना वही चीज आ जाएगी। तो पहले हम यहाँ पर लेबर टाइम देखेंगे कि भाई 1 यूनिट को बनाने में कितना, सपोज 1 यूनिट को बनाने में मेरे 30 मिनट्स लग रहे हैं, लेबर को 1 यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लग रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा स्टैंडर्ड लेबर टाइम हो गया। ठीक है, कि पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में कितना टाइम की जरूरत पड़ रही है। फिर हमारा हो गया लेबर रेट स्टैंडर्ड। अब सपोज अब उन्होंने कहा कि भाई ये जो लेबर है वो 1 आवर के 20 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, 20 रुपीज पर आवर वो चार्ज कर रहे हैं। सो अब आप मुझे बताइए कि भाई 1 यूनिट में फिर कितने कितने रुपए हो जाएंगे? 10 रुपीज। 10 रुपीज। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर प्राइस आएगा ये आएगा 10 रुपए पर यूनिट, हमें उस लेबर को देनी है। सो ये हमारा हो गया लेबर रेट स्टैंडर्ड। टाइम मतलब 1 यूनिट में कितना टाइम लगेगा, और लेबर रेट स्टैंडर्ड का मतलब कि भाई जो वो जो लेबर है वो कितना चार्ज करता है फॉर 1 आवर। तो हम लोग अकॉर्डिंगली अपना निकाल लेंगे कि भाई अगर सपोज 30 मिनट्स में 1 यूनिट बनती है तो फिर 1 घंटे का वो 20 रुपए लेते हैं, तो आधे घंटे के लिए 10 रुपीज हो जाएंगे। इसी का इसमें और चीजें भी हो सकती है। सपोज अगर 1 यूनिट को बनाने में सपोज कोई आपका कोई ऐसा आर्टिकल है जिसको बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये आपका ऑर्नामेंट्स होते हैं जो आप वो फिर आप चाहे किसी भी मेटल में ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए या गोल्ड ले लीजिए या आर्टिफिशियल वाले भी ले लीजिए, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो हो सकता है कि सपोज उनको 2 आवर लगते हो 1 यूनिट को बनाने में, तो वहां पर फिर 1 यूनिट का प्राइस कितना आ जाएगा, 40 रुपीज। तो अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड लेबर टाइम का मतलब हुआ कि 1 यूनिट में कितना समय लग रहा है। सो उसको आपको स्टैंडर्डाइज करना है, एस्टिमेट करना है। दूसरा कि भाई 1 यूनिट को बनाने में जो भी समय लग रहा है तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड मैंने आपको बताया, ओवरहेड मतलब खर्चा। तो स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं, देखिए कोई भी जो प्रोडक्ट बनता है ना, कोई भी अगर सपोज मैंने कोई भी आर्टिकल बनाया, ठीक है, कोई भी कोई भी आर्टिकल जो मैंने बनाया, तो इसके अंदर अगर मैं सीधा सीधा देखूं तो 3 टाइप के मेरे खर्चे लगेंगे। एक तो इसमें रॉ मटेरियल लगेगा, एक इसमें लेबर लगेगी, और तीसरा इसमें और अदर जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो लगेंगे। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग इन्हीं 3 चीजों को कंसीडर करके चलते हैं। तो हमारा रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। सो अब हमारा ये क्या एक्सपेंसेस है, हमारे अदर एक्सपेंसेस। सो ये जो एक्सपेंसेस है ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 31 में भी बताया था। तो एक हमारा होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक हमारा होता है फिक्स कॉस्ट। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है इट विल डिपेंड ऑन दी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई जितना ज्यादा आपकी यूनिट्स बनेगी, जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा ही आपकी क्या होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, फिक्स कॉस्ट का क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट जो है दैट डू नॉट डिपेंड ऑन दी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ठीक है, या फिर आपका और क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो गया, या रेंट हो गया वहां का उस फैक्ट्री का। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये ऐसे हैं कि इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी यूनिट बना रहे हैं। ये खर्चा जितना जाना है, अगर सपोज आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपीज है तो वो 10,000 ही जाएगी, चाहे आप उसमें 1 यूनिट बनाइए 10 यूनिट बनाइए। दूसरा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्योंकि मशीन के ऊपर लगता है। नेक्स्ट आपका रेंट, पूरी फैक्ट्री का रेंट जाएगा। अब आप चाहे उसमें कुछ भी मत कीजिए, आप काम भी मत कीजिए, स्टिल आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। सो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से या प्रोडक्शन कितना होगा इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, फिर उसके बाद आपका अदर कॉस्ट के लिए आ गई, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हो गई।
सो इसमें क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट, कुछ हमारी कॉस्ट होती है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब हमने प्रोडक्शन को बना के रेडी कर लिया, अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा इन तीनों खर्चों से बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, प्रोडक्ट इज रेडी। अब क्या होता है, अब उसके ऊपर हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ उसमें हमें प्रमोशन के लिए उसका एडवर्टीजमेंट वगैरह करना पड़ता है, या जो सेल्समैन होते हैं उनको हमें कमीशन वगैरह देनी पड़ती है। सो ये सब खर्चे भी अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री मेन कॉस्ट, ये खर्चे भी हमारे उस पे होते हैं। ठीक है, सो लेकिन जो सेल और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ये किस पे डिपेंड होती है, सेल वॉल्यूम पे डिपेंड होती है, कि भाई जितना आपने बनाया, मतलब जितना आप बेचेंगे उतने यूनिट के ऊपर आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो हमारा सेल्स वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। ठीक, फिर उसके बाद प्रिपेयरिंग सेल्स एंड प्रॉफिट बजट। अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो बजट बनाते हैं एक्चुअली, ठीक है, इन एस्टिमेट्स के बेस पे बजट बनाते हैं एंटायर पीरियड। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एस्टिमेट्स ऑफ सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, की भाई हमारा कितनी सेल हुई, कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इनका एस्टिमेट बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो मैनेजमेंट है उसको एक सूटेबल बेस मिल जाता है, सो दैट कि वो पीरियोडिकली क्या कर सके, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सके और कंपेयर कर सके कि भाई जो काम है वो हमारे एज पर दी जो हमारे एस्टिमेट्स है उनके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद अगेन, अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया सो दैट विल बी वेरी नाइस। ठीक है, इस चैप्टर से अगर कुछ भी पूछा जाए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा दैट इज नॉट, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ अगर इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है वेरिएंस एनालिसिस। ठीक, सो ये क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं, बट अलग से भी दिया हुआ है तो एक बार इसको यहाँ से भी करेंगे। सो इट रेफर्स टू द डेविएशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, कि भाई एक्चुअल कॉस्ट से हम कितना डेविएटेड हैं, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी डेविएटेड है फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक, और फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोवाइड द बेसिस फॉर द कॉस्ट कंट्रोल और इनिशिएटिंग द एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन। और फिर जो भी डेविएशन आता है उस डेविएशन को हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि डेविएशन क्यों आया और हाउ कैन बी एलिमिनेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंडिकेट द एक्सटेंट टू व्हिच द स्टैंडर्ड्स सेट हैव बीन अचीव्ड। और ये हमें वेरिएंस हमें ये भी बताते हैं कि किस एक्सटेंट तक, किस लिमिट तक, या किस आप कह लीजिए कहाँ तक हम अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाए हैं। ठीक, जो वेरिएंस एनालिसिस होता है ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक तो अमाउंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई दी कॉज ऑफ वेरिएंस। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कॉजेस को भी आइडेंटिफाई करते हैं बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। ठीक, अब जो वेरिएंस की जो कैटेगरीज है, अब जो ये वेरिएंस है, ये जो डेविएशन आया है, ये आपका इन तीनों जगह में से कहीं पर भी आ सकता है। हो सकता है रॉ मटेरियल के प्राइस में कोई चेंज आया, मतलब रॉ मटेरियल की वजह से ये वेरिएंस आया हो, या लेबर कॉस्ट की वजह से आया हो, या फिर अदर एक्सपेंसेस की वजह से आया हो। तो वेरिएंस की ये तीन कैटेगरीज होती हैं। सो इसको वन बाय वन पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब सपोज पहला है आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपका सबसे पहला आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, कि अगर प्राइस की वजह से कोई वेरिएंस आया तो उसका एक एग्जांपल है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको क्या करना है, आपको ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है। तो आपको 3 क्यूबिक फीट ऑफ वुड आपको चाहिए था, और 5 kg ऑफ स्टेनलेस स्टील आपने कंज्यूम किया, मतलब ये आपका रॉ मटेरियल था कि भाई 5 kg ऑफ स्टेनलेस स्टील और 3 क्यूबिक फीट ऑफ वुड। ठीक है, और फिर अब जो प्राइसेस हैं इनके, प्राइस जो है वो 500 पर क्यूबिक फुट है। तो आपने, आपका कितना इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो कितनी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारी है कि भाई 3 क्यूबिक फीट मेरा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, 1 यूनिट बनाने में मेरा इतना लग रहा है, ये जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो अब 1 यूनिट बनाने में 3 क्यूब लकड़ी, 3 क्यूब फीट क्या लगती है, लकड़ी लगती है, बोर्ड लगती है। तो उसका 1 फुट का प्राइस कितना है, 500। तो 3 फुट का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस स्टील कितना लग रहा है, स्टील 5 किलो लग रहा है और 100 रुपए पर किलो है। तो क्या हो जाएगा आपका 5 × 100।
सो मेरा जो टोटल जो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गया वो मेरा आ गया 2000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा जो एस्टिमेट जो पर यूनिट का जो मेरा कॉस्ट जो आई है वो मेरी आई है 2000। ठीक, चलो। सो और यहाँ पर हम बना क्या रहे थे, यहाँ पर हम टेबल्स बना रहे थे। ठीक है, तो इट वाज फाउंड दैट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन ईच टेबल वाज, लेकिन बाद में जब एक्चुअल में हमने काम किया तो ये पता लगा कि भाई एक्चुअल में ईच टेबल को बनाने में 2100 रुपए खर्च हो गए, जबकि हमारा स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड था 2000। ठीक, सो अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ 2000 हमारा खर्चा हो गया 2100 रुपए का। तो सीधा सीधा वेरिएंस कितना आ गया, वेरिएंस हमारा आया 100। 100 रुपीज का सीधा सीधा वेरिएंस आ गया। इसका फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिए। वेरिएंस हमारा आ गया स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो एक्चुअल हमारा लगा है 2100, स्टैंडर्ड हमारा था 2000, सो दिस इज माइनस 100। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स, ए से डिनोट करते हैं इसको। सो अब आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा 100 रुपीज का वेरिएंस आ गया। सो अब हमने देखा कि वेरिएंस हमारा क्यों आया होगा। ठीक है, सो वाइल कंसिडरिंग कि हम लोग इसको ये मानकर चलेंगे, क्योंकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि प्राइस की वजह से इसमें वेरिएंस आया होगा। किसी भी रीजन से आ सकता है, बट हम इस तरह से पढ़ रहे हैं। सो देखिए, जब हमने इसको फाइंड किया तो हमने देखा कि मैम भाई मैं ये जी वेरिएंस है जो पॉजिटिव भी तो हो सकती है। जी सर, बिल्कुल पॉजिटिव भी हो सकता है कि अगर सपोज मेरा स्टैंडर्ड था 2200, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट मेरी 2000 में ये काम हो गया, तो मेरा 200 फेवरेबल आ जाएगा। उसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है सर, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है वेरिएंस। ठीक, सो जब हमने एनालिसिस किया तो हमने देखा कि भाई जो क्वांटिटीज है वुड और स्टील की, जो हमने एक्चुअल में कंज्यूम की वो सेम थी, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज में क्लियरली मेंशन है कि भाई, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने देखा कि यार मैंने सोचा था 2000 में काम हो जाएगा, लेकिन 2100 में हुआ। अब ये तो बात हो रही है एक यूनिट की, हम सोचते हैं चलिए 100 रुपए से इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट एक ही यूनिट थोड़ी ना बनानी है उनको, उनको तो थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स बनानी है। तो सोचिए 1000 into 100, उनका तो फिर बहुत बड़ी अमाउंट बढ़ गई ना। तो उनको तो सोचना पड़ेगा ना कि 100 रुपए को कैसे कम किया जाए, या फिर अगर ये कम हो सकता है तो कम किया जाए इसको, राइट। सो अब हमने क्या किया, एनालिसिस किया। तो जब एनालिसिस किया तो हमने देखा कि इस्तेमाल नंबर ऑफ क्वांटिटीज तो उतनी ही लगी जितनी स्टैंडर्ड थी। 3 क्यूबिक फुट हमारी लकड़ी लगी और 5 किलो हमारी स्टील लगी है। सो इसमें कोई डेविएशन नहीं है। ठीक है, सो हमने ये भी देख लिया। चलिए, फिर हमने जब फर्दर एनालिसिस किया तो फर्दर एनालिसिस करके हमें ये पता चला कि लकड़ी के जो प्राइस है वो बढ़ गए। ठीक है, तो लकड़ी के जो प्राइस है वो आपके क्या हो गए, सॉरी 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 सर, आई एम सॉरी। हमने जब फर्दर एनालिसिस किया तो हमने देखा कि प्राइस ऑफ वुड जो है वो सेम है, मतलब लकड़ी की तो प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आया, तो ये भी आपका सेम है। ठीक है, फिर हमने आगे देखा तो फिर हमने देखा कि प्राइस ऑफ स्टील जो है वो हमारा बढ़ गया है, जो कि 100 रुपीज पर केजी था वो 120 पर केजी हो गया। और आपको पता है ये चीजों का जो रेट है वो फ्लक्चुएट करते रहता है। ठीक है, आप लोग भी सुनते होंगे डेली कि आज ये चीज महंगी हो गई, आजकल टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं। ठीक है, सो तो क्या हुआ, जब हमने स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे बिफोर 1 मंथ। ठीक है, सपोज ये हमने इसको सेट किया था, फॉर एग्जाम्पल जून में हमने इसको सेट किया था स्टैंडर्ड को। ठीक है, और अब हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं जुलाई की। तो जुलाई में क्या हुआ, तो प्राइस थे वो बढ़ गए। बहुत सारे रीजन होते थे कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने के बहुत सारे रीजन होते, तो वो हमें अभी यहाँ पर नहीं देखना है। तो हमने देखा कि अच्छा, तो इसका मतलब ये जो वेरिएंस आया है ये इस वजह से आया है क्योंकि स्टील के प्राइस बढ़ गए। अब आप बताइए, कैन इट बी कंट्रोल्ड और नॉट? नहीं नहीं हो सकता ना, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर होता कि सपोज वेस्टेज ज्यादा हो गई थी, या एम्प्लॉय ने या लेबर ने कोई गड़बड़ कर दी थी, या कोई मशीन का ब्रेकडाउन हो गया था, तो दैट कैन बी कंट्रोल्ड। लेकिन इस तरह की चीजें जो कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है और हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम ठीक है, कॉज ऑफ वेरिएंस जो है वो 100 रुपीज का आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि हमारा 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमारी जो स्टील है वो महंगी हो गई है। ठीक है, तो 20 रुपीज इंटू कितनी यूनिट्स लगी थी हमारी, एक यूनिट में 5 केजी।
तो ये यहाँ से ये 100 रुपए का वेरिएंस आया है। सो ये हम लोग, ये काम होता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, और एक्चुअल में कंपनीज में, फैक्ट्रीज में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इस तरह से अप्लाई किया जाता है कि जो हमारे एस्टिमेट्स होते हैं फिर हम उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल से, फिर हम लोग उसमें एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पर किस रीजन की वजह से ये जो एडवर्स या फेवरेबल सिचुएशन आई है वो क्यों आई है। ठीक, इसी का रिवर्स भी तो हो सकता है। अब ये जो प्राइस है वो सपोज 80 रुपीज पर केजी हो जाता, तो उस केस में हमारा जो एक्चुअल है वो 1900 आ जाता और ये 100 हमारा फेवरेबल बन जाता। ठीक है, तो दोनों ही सिनेरियो पॉसिबल है। फिर हमारा आता है यूजेज वेरिएंस। अब देखिए, और यूजेज वेरिएंस में क्या होगा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्वांटिटी की, वहां पर हमने बात की थी प्राइस की, यहाँ पर हम बात करेंगे क्वांटिटी की। तो देखिए बाकी सारी चीजें सेम, सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं, और एग्जाम्पल भी हमारा सेम ही है। बस हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस बार ही क्या हुआ कि हमारा वो जो टेबल बनाने में हमारा जो जो वुड हमारी जो लग रही थी ना, वो हमारी 3.2 क्यूबिक फीट लग गई, मतलब 0.2 क्यूबिक फीट ज्यादा लग गई। ठीक है, सो इसकी वजह से हमारा 100 का वेरिएंस आ गया। तो देखिए कैसा मेरा मतलब मेरा स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड था मेरा 3 क्यूबिक इंटू 500 प्लस 5 kg ऑफ स्टील इंटू 100। तो ये मेरा 2000, मेरा ये क्या था स्टैंडर्ड। एक्चुअल क्या हुआ, एक्चुअल यहाँ पे 3 की जगह 3.2 क्यूबिक फुट लकड़ी लग गई प्लस 5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 500 कितना आ जाएगा 1600। 1600। तो ये हमारा आ गया 2100 एक्चुअल कॉस्ट। तो इस बार किस वजह से वेरिएंस आया, इस बार आया है हमारी जो क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज्यादा लग गई। स्टैंडर्ड था कि 3 क्यूबिक फीट में काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया किसी रीजन से, 3.2 फीट क्यूबिक वुड हमारी लग गई। सो ये जो वेरिएंस आया ये आया है ड्यू टू यूजेज वेरिएंस या क्वांटिटी का वेरिएंस है ये। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको इस तरह से दिया है कि सब कुछ सेपरेट करके आपको 1 बाय 1 समझाया हुआ है, लेकिन फैक्ट्री में जब हम करते हैं तो वहां पर हमें कुछ नहीं पता होता, वहां पर हमें सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ता है कि अच्छा क्वांटिटी की वजह से तो नहीं आया, प्राइस की वजह से तो नहीं आया, लेबर की वजह से तो नहीं आया, किसी और खर्चे की वजह से तो नहीं आया। तो वो क्या करते हैं, वो पूरा एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी और भी चीजें है, तो उसको हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके क्वेश्चन भी हम लोग कल ही करेंगे। सो इस चैप्टर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, सो वो है वेरिएंस एनालिसिस। और उसके अलावा भी अगर कुछ आ भी जाता तो मुझे नहीं लगता कि चैप्टर में कुछ ऐसा है कि आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो मॉड्यूल डी है ना, इस मॉड्यूल डी में आप या मान के चलिए, मॉड्यूल डी में उनका जो पर्पस है, आईबीएफ का पर्पस है, दैट इज मोर टुवर्ड्स अवेयरनेस ओनली। मतलब बहुत, आप ये देखिए ये वाले चैप्टर्स जो है ना, अगर सिर्फ आप एक वो टेक्स्ट वाले चैप्टर को छोड़ दें तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं फ्रॉम यूनिट 30 to 35 ज्यादा क्वेश्चंस पूछे ही नहीं है। ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रॉम दिस चैप्टर्स पूछे ही नहीं है। सो आप देख, लेकिन अब अगेन वही बात है कि हम बहुत अनसर्टेन है, हम कह भी नहीं सकते कि भाई, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं आईबीएफ का कि भाई इतने इस मॉड्यूल से वो इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे और इतने ही मार्क्स का पूछेंगे। और मेरे ख्याल से तो खैर ऐसा होना चाहिए, स्पेशली जब मतलब आप लोग जब मतलब वर्किंग लोग अगर इस कोर्स को कर रहे हैं तो ऐसा इनको ऐसा कुछ बेंचमार्क सेट करना चाहिए कि हाँ भाई 25 मार्क्स का फ्रॉम ईच मॉड्यूल आएगा ही आएगा। ठीक है, सो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, बट नहीं है। तो इसलिए देखिए अभी मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि इस बार ही कॉस्ट अकाउंटिंग से अभी जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग से 1-2 न्यूमेरिकल आया था और बजटरी कंट्रोल से भी नहीं आया था। सो 1-2 क्वेश्चन ज्यादा मतलब पूछा नहीं गया इन एरियाज से, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन क्या पता आपके अटेम्प्ट में पूछें, तो तैयारी तो पूरी है। मैम एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट कॉस्टिंग चैप्टर से मैम क्वेश्चंस थे, अच्छे मार्क्स थे, मुझे 4-5 क्वेश्चन था कॉस्टिंग। जी, मैं वही मैंने ये चीज भी मेंशन की थी कि क्योंकि देखिए हम लोगों को जो मतलब जो ये पीडीएफ भी मैंने यहाँ पे नोट किए थे, जो भी क्वेश्चंस हम लोगों को स्टूडेंट्स ने बताए थे, जो फीडबैक क्लास होती है, सो उसमें मुझे 1-2 क्वेश्चन के अलावा और किसी ने क्वेश्चन शेयर भी नहीं किए।
और ऐसा नहीं है कि यहीं पे ऐसा नहीं है, जो और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं मैंने उनका भी वीडियोस देखा सो दैट कि मुझे और क्वेश्चंस मिल जाएं कि भाई नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इजी रहे, तो वहां पर भी नहीं मिला। तो उसका रीजन ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को याद ही नहीं रहे कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस, या तो ये हो सकता है अगर अगर मैम आप रिकॉल कर पा रहे हैं, अगर आप टॉपिक भी रिकॉल कर पा रहे हैं, सो दैट विल बी मतलब दैट विल आल्सो बी वेरी हेल्पफुल। तो अगर आप कुछ बता पाए कि ठीक है कॉस्ट वाले चैप्टर से क्या पूछा गया था, क्योंकि देखिए अब मेरे पास जो मैम डेटा एग्जैक्टली अवेलेबल तो याद नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई उसमें बस 49 आके रह गया था, दिमाग तो ऐसे आउट ऑफ ब्रश था मैम। जी लेकिन जी था जी मैम, क्वेश्चन थे हाँ इससे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कॉस्टिंग थे। कहीं ना कहीं कोई हाँ ऑप्शन था मैम, दिख रहा था। हाँ मतलब ठीक है बिल्कुल मतलब हो सकता है, लेकिन बट आप देखिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को, जो दूसरे प्लेटफॉर्म से इवन वहां पर तो इवन बहुत वहां पे तो और भी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वहां पे तो और भी ज्यादा है और प्लेटफॉर्म्स पे। तो वहां पर भी कोई एक दो क्वेश्चन, एक वो जो आपका पीवी रेशो वाला जो है, एक वो क्वेश्चन सब लोगों ने शेयर किया था, और एक ब्रेक इवन पॉइंट वाला क्वेश्चन था, बस। इसके अलावा और किसी ने से कॉस्ट अकाउंटिंग से और कुछ भी नहीं शेयर किया है, नॉट इवन हमारे स्टूडेंट्स ने, किसी ही ने भी। तो मैंने तो जानबूझ के वो वाले वीडियोस भी देखे थे पूरे, कि वहां से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल जाए, बट नहीं मिले एक्सेप्ट दीज टू टॉपिक्स। मैम सो आईआईबीएफ रिवील नहीं करता है क्वेश्चन अपना लास्ट ईयर का? नहीं मैम, नहीं करते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। अगर वो कर दे तो थोड़ा सा इजी हो जाए चीजें ना, बट वो इजी तो करना ही नहीं चाह रहे हैं आप लोगों के लिए किसी भी तरह से। अगर इजी करना चाहते तो ऐसा नहीं करते वो, जो उन्होंने किया इतना रिवाइज सिलेबस करके, इतना माथा पच्ची वाला। सो मतलब देखिए, अब कोई चॉइस नहीं। अब अगेन अब देखिए, मैं तो इसलिए आपको यही एडवाइस करूंगी कि ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़िए। और मुझे सच में नहीं ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ ऐसा है जो आप लोगों के बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। देखिए आप लोग खुद, और सबसे अच्छी बात क्या है आप लोगों को पढ़ाने की ना, कि आप लोग खुद एक वर्किंग एनवायरनमेंट में है, तो आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो ऑब्वियसली जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, सो उनसे वो बेटर ही होगा। क्योंकि जब हम किसी भी एक वर्क एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हमारा फिर जो दिमाग है वो उस तरह से ही काम करता है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो भी हमने चैप्टर्स किए उसमें कुछ भी ऐसा होगा जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा। हाँ, जब मैं आपको मॉड्यूल एबीसी वो अकाउंटिंग वाला कराऊंगी तो वहां पर थोड़ा बहुत हो सकता है, और मॉड्यूल डी में मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा है जो कि आपको आपकी समझ से बाहर हो, या अगर मैंने समझा भी दिया स्टिल आपको नहीं समझ में आ रहा हो, है ना। सो आप लोग प्रिपेयर तो देखिए सब कुछ करके जाए। अभी जैसे देखिए, अब मैम ने बताया भी कि क्वेश्चंस थे, लेकिन ठीक है हम लोग नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं। सो ठीक है, इसका मतलब हमें तैयारी तो पूरी रखनी है अगेन। और वैसे भी दूसरी बात ये कि आईआईबीएफ इज वेरी अनसर्टेन, उसका तो पता ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना, एबीएफ में 20 to 25 मार्क्स का उसने क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछ लिया। अब सोचिए, जिस कैंडिडेट ने वो चैप्टर छोड़ा होगा तो उसका क्या ही हुआ होगा, है ना। सो मतलब आप सोचिए कि पूरा सिलेबस करके जाते हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का मतलब आप लक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 48 49 पे अटक जाता है, बहुत दुख भी होता है उन लोगों के लिए। सो आप सोचिए कि अगर 20 25 मार्क्स का आप स्किप करके चले जाएं तो फिर तो क्या ही होगा। जब पूरा पढ़ के जा रहे हैं तब भी चांसेस है कि 48 49 पे अटक जा रहे हैं, किसी रीजन से। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इसलिए बेस्ट, हमारे पास जो तरीका है, जो सेफ साइड हम लोग लेकर चल सकते हैं, दैट इज सब कुछ पढ़िए, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और एएफएम में आई कैन अश्योर यू कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, उसका रीजन ये है कि जेआईबी में जनरली 90% जो पेपर है, 90 थोड़ा ज्यादा हो गया, बट 80% जो पेपर है वो आउट ऑफ दी बुक आता है और डायरेक्टली फ्रॉम द बुक आता है। मतलब एक तो होता है कि ठीक है कि भाई बुक में से आएगा, ऑब्वियसली सिलेबस में से आएगा, लेकिन डायरेक्टली आता है, कि ऐसा नहीं कि बहुत आपसे ट्विस्ट करके पूछ लिया। मतलब विद इन द रीच आता है आपका जेआईबी में। ये जो चीज है ये मैं सीआईबी के लिए नहीं बोल पाती हूँ, ठीक है। जब मैं एबीएफ में मैम पढ़ाती हूँ लास्ट वहां टाइम पे पे तो मेरा एक्सपीरियंस है ना कि वो किसी चैप्टर के बीच का एकदम सेम टू सेम लाइन क्वेश्चन था, एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम लाइन, जो बस एग्जैक्टली रीडिंग किए होंगे ना उसको हाँ, तो वो आंसर कर पाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये चीजें मुझे और लोगों ने भी शेयर किया था। तो इसीलिए अब ऑब्वियसली अब देखिए, क्योंकि मैंने तो एग्जाम नहीं दिया, तो इसलिए मुझे तो आप लोगों के एक्सपीरियंस से ही पता चलता है।
सो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एएफएम में जितना भी मैं आपको करा रही हूँ, एक तो सबसे बड़ी बात तो फियर मत रखिए दिमाग में कि अकाउंट्स है और हमारा तो नहीं है, साइड हमारा तो फील्ड नहीं है। अगर आपको डाउट लगता है ना, तो मैं आप लोगों को ना हमारी जो फीडबैक क्लास हुई थी स्पेशली नए स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। आप इसलिए नहीं कि उसमें हमारी तारीफ हो रही है, सिर्फ इसलिए सो दैट कि आपको थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं हम लोग राइट प्लेटफॉर्म पे है और हम लोग कर लेंगे, इतना भी टफ नहीं है। ऐसे से स्टूडेंट्स हो मतलब जिनको ऐसा लगता था, एक मैम थे तो वो उनका तो कहना ये था कि वो तो इस चक्कर में वो एएफएम का पेपर ही नहीं दे रहे थे कि अरे अकाउंट्स तो नहीं होगा, अकाउंट्स तो नहीं होगा, और जब फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया तो क्लियर हो गया। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ या ऐसे कुछ है हमारे पास कुछ ऐसी चीज है कि हम आपको पास करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दो बातें हैं, एक तो पेपर बुक से आता है डायरेक्टली, जैसे भी मैम ने भी शेयर किया कि कभी कभी तो लाइन ही पूरी उठा के दे देते हैं कि आपको समझ आता है कि हाँ यार ये तो बुक की लाइन है। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है कि पूरा का पूरा बुक से आ रहा है, और दूसरी बात कि अगर आप 100% कवर कर लेंगे बुक को तो फिर तो आप आ जाएंगे ना उस एम्बिट में, आप लोग आ चुके हैं। तो अब उसी एम्बिट में से क्वेश्चन आना है, वही एम्बिट आप पढ़ चुके, तो फिर तो कहाँ ही जाएगा फिर तो। ठीक है, थोड़ा बहुत वो यहाँ पर ये जो लक फैक्टर होता है, इसको तो खैर इसको अगर आप थोड़ा सा छोड़ दे तो देखिए जनरली सब चीजें ठीक रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरी एडवाइस भी यही है, अगर आप लोगों को टाइम मिलता है कभी भी, तो आप लोग एक बार ना बुक की रीडिंग जरूर कीजिएगा। और बुक का ना आप लोगों को पीडीएफ अब तो बहुत इजीली अवेलेबल है। सो आपको बुक का पीडीएफ भले ही आप अगर सपोज आपको नहीं परचेज करना है तो कोई इशू नहीं है, आप मत परचेज कीजिए। लेकिन हाँ, आप उसका जो पीडीएफ अवेलेबल है तो एक बार जब भी आपको टाइम मिले, संडे को टाइम मिले, कभी भी आपको टाइम मिले, एक बार रीडिंग फ्रॉम बुक मस्ट है। अगर आपने वो कर लिया ना तो सब अच्छा हो जाएगा। हालांकि मैं भी जो करा रही हूँ वो भी सब बुक से ही है, आप देखेंगे ये जो लैंग्वेज है जो भी सब बुक से ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक रीडिंग और कर लेंगे ना बुक की, तो आपका थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज दी एडवाइस। और जो भी चीजें हैं आप लोग इस तरह से करेंगे तो एएफएम बहुत आसानी से बिना किसी पेन के ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अभी क्लास एंड करते हैं, फिर कल हम लोग जो क्लास होगी हमारी इवनिंग में उसको उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।